नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। तलाक पर बोले मसाजिद कमेटी के सचिव यासर अराफात, कहा हमारे यहाँ नहीं होता तलाक, कोई सबूत हो तो दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन बेवजह इल्जाम ना लगाएं। जब उनको बताया गया कि अभी कुछ देर पहले एक लड़की शहर काजी और काउंसलिंग करने वाली लड़की के मना करने के बाद भी वह कहकर तलाक करा दी गई, 8 दिन तक दोबारा निकाह करा देंगे। इस पर सचिव ने कहा कि शाहबाद थाने में मामला चल रहा है, इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। वहीं जब इमाम मोजीन की तनख्वाह के बारे में पूछेंगे तो वह बोले कि हमारे जो इमाम मोजीन है रजिस्टर्ड है। नहीं, वो अंदर तो जान नहीं दे रहा, बाहर का बना। हाँ ठीक है, ओके सर। बजट हमारा जो स्वीकृत है वो तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए है, जो कि यानी अभी तकरीबन हमारी 2 किस्तें आ चुकी हैं शासन से, और उनका भुगतान जितना अक्टूबर तक का भी हो जाएगा। अभी आजकल में माह अक्टूबर का भी मानदेय नजराना जो इमाम मौज़िनों का है वो भुगतान कर दिया जाएगा। रजिस्टर्ड है सरकारी इमाम मौज़िन इस वक्त में जो हमारे यहाँ जिनको अनुदान से पैसा मिलता है वो 379 इमाम मौज़िन है, 379 उनको शासन से मिलने वाले अनुदान से हम भुगतान करते हैं। हो गया रोल वो इमाम। अभी तक इमाम और मुअज्जिन को पेमेंट नहीं हुई, क्या कहा? अभी तक इमाम मौज़िन को पेमेंट नहीं, अभी तक इमाम मौज़िनों का सारा पेमेंट हो चुका है। कोई भी ऐसा कहता है कुछ लोगों के कुछ इमाम मुअज्जिन रह गए नहीं, हमारे यहाँ से जो मुताल्लिक़ इमाम मौज़िन हैं, जो ग्रांट से और दारुल क़ज़ा से भी जितने इमाम मौज़िन हैं उनका पेमेंट हो चुका है, कोई पेमेंट रुका नहीं है। जो मसाजिदें यानी शासन द्वारा जिनके आदेश नहीं है उनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, वो भी 20 से 22 मस्जिदें हैं, उनके भी निराकरण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र अतिशीघ्र जैसे ही निराकरण हो जाएगा इंशाल्लाह उनका भी भुगतान हो जाएगा। बाकी ऐसी कोई मसाजिदें नहीं हैं जिनका जो हमारी तौलियत में हैं और उनका भुगतान नहीं हुआ। मसाजिद कमेटी पे आरोप लगते हैं कि बिना लड़की की मर्जी से तलाक हो जाता है। ऐसे जो आरोप लगाते हैं अगर वो हमें सिद्ध करें और प्रूफ करें और दस्तावेज़ प्रस्तुत करें तो संबंधितों के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा जो आरोप लगाते हैं तथ्यहीन आरोप और निराधार आरोप हैं। आरोप में भी किसी पर कुछ भी लगा सकता हूँ, जिनका कोई तथ्य नहीं होते या कोई सबूत नहीं होते या कोई भी ये र्यूमर फैला दिया जाता है। आप जानते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या दीगर चीज़ें जो हैं आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भी बनाकर चला दिया जाता है। बात जो होती है वो करें तो ज़्यादा मुनासिब है, और अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को या किसी भी महिला को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे यहाँ आएँ, वो हमें आवेदन दें, शिकायत करें, हम संबंधित के विरुद्ध ज़रूर कार्रवाई करेंगे। हाल ही में एक केस कितना तूल पकड़ा था? वो केस तूल पकड़ा था, लेकिन वो भी मैं आपको बता दूं उसका मामला प्रकरण शाहजहानाबाद थाने में है, आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ये पर्सनल है। तिथि के अनुसार बुधवार को भाई दूज होने के कारण जबलपुर के नेता सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल प्रबंधन द्वारा बहनों को बंदी भाइयों से मिलने की सुविधा प्रदान की गई। दूसरे दिन गुरुवार को भी बहनों को उनके बंदी भाइयों से मिलने का विशेष इंतजाम जेल प्रबंधन द्वारा किया गया। जेल प्रबंधन का कहना है कि भाई दूज के पर्व को देखते हुए किसी प्रकार की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। जब तक जेल प्रांगण में मौजूद प्रत्येक बहन और उसके परिजन अपने बंदी भाई से मुलाकात नहीं कर लेते तब तक यह सुविधा बंद नहीं की जाएगी। गुरुवार की शाम तक के लिए जेल प्रबंधन के बंदी भाइयों की बहनें और उनके परिजनों की मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया गया है। सभी बहनें उत्साहपूर्वक अपने भाइयों से मिली और बंदी भाइयों ने बहनों के साथ भाई दूज का पर्व बातचीत कर बिताया।
मैं ये बताना चाहूँगा कि हज तीज त्यौहार जेल पर उल्लास से मनाया जाता है और आज भाई दूज का पावन पर्व है दीपावली के बाद में। इस समय भी हम सारी बहनों को, सारी जो भी उनके परिवारजन आए हैं सभी को हम मुलाकात दे रहे हैं। इसमें हम पुरुष और महिला का भेद भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, सभी को मुलाकात दे रहे हैं। रक्षाबंधन का विशेष पर्व भाई बहनों के रूप में मनाया जाता है। उसमें हम अंदर से फिजिकली ज़्यादा व्यवस्था करते हैं। इस समय हमारी जो व्यवस्थाएँ हैं उसी व्यवस्था को हमने विस्तार दिया हुआ है, क्योंकि संख्या अधिक रहती है तो इसलिए हमने काउंटर बढ़ा दिए हैं और टाइम बढ़ा दिया है। टाइम इस मामले में रखा है कि कोई भी वापस ना जाए। और इस आज के दिन और कल के दिन में हमने पात्रता नहीं देखी है, जो पात्रता रहती है कि 1 या 2 दिन मिलने की, इसमें रिपीटेड मिल सकते हैं। कल भी 300 लोग मिल के गए हैं, बहन लोग और परिजन लोग, और आज भी इतनी संख्या में अभी 300 तक मुलाकात हो चुकी है। लगभग 100 या 150 लोग और मिलेंगे और जब तक पूरे नहीं मिल लेंगे तब तक हम काउंटर बंद भी नहीं करेंगे। सर हर वर्ष जेल के भीतर मैदान में ये भाई दूज का मिलन कार्यक्रम होता है, क्या वजह है ये कोरोना? ये हर वर्ष बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोरोना से पूर्व ये व्यवस्थाएं चलती रही हैं। कोरोना के बाद में ये प्रोटोकॉल्स लागू हुए हैं और उसी संदर्भ में फिर धीमे धीमे इस व्यवस्था में जो सारी चीज़ें हुई हैं, नए निर्देश प्राप्त हुए थे, उसी के अंदर कोरोना प्रोटोकॉल में इसको प्रतिबंधित किया गया है। अब रक्षाबंधन का मुख्य चूँकि परिवार पर्व रहता है, उसमें ये व्यवस्था की जाती है कि बहनें और अच्छी तरह मिल पाएँ। और अभी हम पुरुष हम परिजन सभी को मुलाकात दे रहे हैं, कोई वापस तो जाएगा नहीं। जबलपुर जिला प्रशासन आज पूर्व बिशप बीसी सिंह के सद्भावना भवन पर कार्यवाही करने पहुंचा। आपको बता दें कि बिशप बीसी सिंह ने राजस्व और भूमि पर कब्जा करते हुए उसे किराए से दिया था। जांच में पाया गया है कि यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी की 1,70,328 वर्ग फीट पर भी कब्जा कर रखा था। लिहाजा एडीएम कोर्ट ने बिशप बीसी सिंह से जुड़ी संस्थाओं को मोहलत दी कि 7 दिनों के भीतर बिशप से जुड़ी संस्था कब्जा वाली खाली करा दे। 26 अक्टूबर को मोहलत समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद अब रांची तहसीलदार श्याम नंदन चंदेल के द्वारा आज सद्भावना भवन को सील किया गया है। सद्भावना भवन में किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी विवाह समारोह को संपन्न कराया जाता है और जिसका किराया बिशप पीसी सिंह की जेब में जाता है। और वहीं अपर कलेक्टर ने रांची तहसीलदार को संस्था की जमीन खाली करवाने के निर्देश दिए। जमीन पर सद्भावना भवन, विकास आशा केंद्र, भारतीय खाद्य निगम, इंडियन ओवरसीज बैंक स्थापित है। इन सभी संस्थाओं को कब्जा हटाने के लिए 7 दिन का समय मिला था। और ये है कि हमने आपको आवेदन में पूछ के बताया कि हम लोग को सामाजिक जो उसमें और कानूनी जो भी आप लोग की जरूरत है, हम भी आप लोग के साथ समर्थन कर रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग का भी अच्छा सहयोग हम लोग के साथ कर रहे हैं। अभी तो चूँकि जानते हैं कि भूमि शासकीय घोषित कर दी गई है और आपने रिप्लाई भी दिया था, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष में जो याचिका प्रस्तुत की थी, अभी याचिका है उसका भी ऑर्डर आया है ताकि पुनर्प्रवेश की कार्रवाई करें। सद्भावना न्यायालय में आपकी बात सुन ली, मौका मतलब मिल चुका है और बाकायदा उन्होंने ऑर्डर आपने पढ़ ही लिया होगा जो कहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या है सर, एक जन की गलती है जो समाज अफेक्ट हो रहा है, तो ऐसा कुछ आपके राइट्स जो हैं वो सुरक्षित हैं। यदि आपको अपील करनी हो तो उसमें लिखा भी हुआ अपने पास ग्राउंड है, इसके बाद अपन कोर्ट में अभी डैमेज नहीं करेंगे। नहीं, डैमेज नहीं है। अभी जो माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है और जो न्यायालय अपर कलेक्टर सर का जो आदेश है, ये माननीय अपर कलेक्टर जबलपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 27/18/19 के तहत ब्लॉक नंबर 4 में स्थित प्लाट नंबर 15/1, 15/8, 15/9, 15/10 इस प्रकार से 15/42 कुल रकबा 1,70,328 स्क्वायर फीट को शासकीय भूमि घोषित किया गया है, वापस से इनके लीज निरस्त करते हुए। उक्त आदेश के परिपालन में आज पुनर्प्रवेश की कार्रवाई यहाँ की जा रही है। इसमें प्रमुख रूप से 4 हमारे इस प्रेमाइसेस में बिल्डिंग्स हैं, जिसमें ये एक सद्भावना भवन, आशा विकास केंद्र, एक हमारा ऑफिस लगता है आपका भारतीय खाद्य निगम का, दूसरा एक बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। ये 4 प्रमुख रूप से व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। इनमें पुनर्प्रवेश की कार्रवाई
की जा रही है। सिर्फ सद्भावना भवन पे कार्रवाई की, बाकी तीनों पे भी? अभी हमने आज से शुरुआत की है पुनर्प्रवेश की, तो आज ये सद्भावना भवन को हम हमारे मतलब शासन के पक्ष में इसको ले रहे हैं, पुनर्प्रवेश की कार्रवाई इस भवन में कर रहे हैं। शेष जो 2 संस्थाएं हैं उनमें भारतीय खाद्य निगम और इंडियन ओवरसीज़ बैंक से चूँकि आम जनता का जुड़ाव है और साथ ही साथ वो शासकीय संस्थाएं हैं, तो उन लोगों ने उनके प्रतिनिधि ने न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करके कुछ दिनों का समय चाहा है ताकि उनको शिफ्ट करने में आसानी हो सके। जैसे कि आप जानते हैं कि बैंक और भारतीय खाद्य निगम एक बड़ी संस्थाएं हैं, तो उन्हें कुछ दिनों का समय दिया जा रहा है। एक इनका आशा विकास केंद्र जो है वहाँ पे मानसिक दिव्यांग बच्चों का स्कूल संचालित होता है, कुछ बच्चे दिव्यांग बच्चे उसमें पढ़ते हैं, तो इनके द्वारा संचालक आशा विकास केंद्र के द्वारा भी कुछ समय चाहा गया है कि वो उनको शिफ्ट कर सकें ताकि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो, तो उसको भी कुछ दिनों के लिए कुछ दिनों का समय दे रहे हैं। जैसे ही वो शिफ्ट हो जाएंगे तो उसमें भी पुनर्प्रवेश की कार्रवाई करेंगे। पर्याप्त समय इन्हें दिया गया था। 2018 से इनका प्रकरण लंबित था, जिसे सितंबर में माननीय अपर कलेक्टर महोदय के न्यायालय से डिसाइड किया गया। उसके साथ साथ इन चर्च के प्रतिनिधियों के द्वारा या इन संस्था के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 24 अक्टूबर को अवकाश के दिन भी सुनवाई करते हुए याचिका अस्वीकार की गई है। तत्संबंध में कार्रवाई की जाएगी। क्या होगा? पोजीशन में ले लिया शासन ने? शासन इसको पोजीशन में लेके आगामी हमें इसे कलेक्टर सर को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। शासन के निर्णय अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में बरसात का मौसम खत्म होते ही ठंडक की शुरुआत में डेंगू के बाद अब मलेरिया फीवर ने दस्तक दी है, जहां अब तक जिले में 162 मलेरिया के मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। जहां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मलेरिया फीवर की रोकथाम को लेकर उपाय शुरू कर दिए गए हैं। वहीं जिला अस्पताल विक्टोरिया में सर्दी खांसी बुखार से ग्रसित मरीज इलाज के लिए रोजाना बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। वहीं इस संबंध में क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक प्रभारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि बरसात खत्म होने के बाद मच्छर जनित बीमारी मलेरिया ने जिले में दस्तक दी है। अब तक 162 मरीज सामने आए हैं। कौन से? डेंगू के बाद अब धीरे धीरे मलेरिया भी फैल रहा है, इस प्रकार से तैयारियां हैं क्या? देखिए क्या होता है कि जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो मलेरिया का प्रकोप और डेंगू का प्रकोप बढ़ता है। हमारा मलेरिया विभाग स्वास्थ्य ने बिल्कुल अलग बनाया हुआ है, जिसमें सभी अधिकारी और कर्मचारी हैं। हमारी टीमें बनी हुई हैं जो शहर के हर वार्ड में जाकर मच्छरों के लार्वा की जांच करती हैं। स्प्रे के लिए टीम बनाई गई है। इस बार हम लोगों ने जो नई प्रक्रिया की है कि अभी हमारी टीम जाकर पूरे मोहल्लों में बाहर स्प्रे करती थी, अब हम लोग बाहर के साथ साथ घरों के भीतर भी स्प्रे इस बार कर रहे हैं, क्योंकि बाहर स्प्रे करने से मच्छर घर के भीतर चले जाते थे और बच जाते थे। तो अब भीतर इंटरनल स्प्रे वाला भी हम लोगों ने कलेक्टर साहब के निर्देश पर शुरू किया है और बराबर हम लोग बुखार के मरीजों की जानकारी ले रहे हैं। दवाइयाँ हमारे कार्यकर्ताओं के पास हैं, वो दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है कि मलेरिया को हम बहुत ज़्यादा
फैलने नहीं देंगे और पूरे सजग हैं हमारे सभी कर्मचारी और पूरा विभाग। सर मरीजों की बात की जाए तो अभी तक क्या कुछ मरीज सामने आए हैं? देखिए क्या होता है कि हम लोगों को प्राइवेट लैब से भी डाटा लेना पड़ता है, सरकारी अस्पताल से भी डेटा लेना पड़ता है और अभी तक कुल मिला के मरीज के जो मलेरिया के करीब 162 पॉजिटिव केसेस आए हैं, लेकिन कोई भी गंभीर स्थिति में नहीं गया है, कोई भी मलेरिया से मृत्यु अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। थैंक यू। जबलपुर भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन में बढ़ते अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने और यात्रियों की सुविधा के लिए छठ पूजा में स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जहां उधना दानापुर उधाना के मध्य एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्माण लिया गया है। यह गाड़ी पश्चिम मध्य रेल के इटारसी, पिपरिया, जबलपुर, कटनी और सतना स्टेशनों से होकर जाएगी। पश्चिम मध्य रेल के CPR राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि आने वाले त्योहारों पर सीजन पर छठ पूजा के 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यह 5 गाड़ी रास्ते में दोनों दिशाओं में नदूरबार, जलगांव, भसवावल, खंडवा, इटारसी, पिपरिया, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा स्टेशनों पर रुकेंगी। जबलपुर रीवा इंटरसिटी एक्सप्रेस about to गाड़ी नंबर 2218 रीवा जाने वाली जबलपुर पश्चिम मध्य रेल से एक गाड़ी 4 अक्टूबर को चालू की गई थी, जैसा कि पहले भी आप लोगों को बताया गया था। जबलपुर, अहमदाबाद, जबलपुर के मध्य ये साप्ताहिक दीपावली और छठ स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, जिसकी 5 ट्रेन चलाई गई थी। रिजर्व ट्रेन है ये 4 अक्टूबर से चालू हुई है और 1 नवंबर तक ये चलेगी। ये पश्चिम मध्य रेल की ओर से चलाई गई छठ स्पेशल ट्रेन है। इसके अलावा उधना दानापुर उधना छठ पूजा स्पेशल ट्रेन है, जो कि 26/10 को उधना स्टेशन से चलेगी और ये 28/10 को दानापुर से चलेगी। इसके अलावा 2 अनारक्षित ट्रेन भी हैं जो पश्चिम मध्य रेलवे के इटारसी, जबलपुर, सतना से होकर गुजरेंगी। सेंट्रल रेलवे की ये ट्रेन है दोनों, जो कि पहली ट्रेन है 01411, 01412, ये CSMT से दानापुर के लिए चलाई गई हैं और इसके अलावा 01415 और 01416 ये पुणे से दानापुर के बीच में चलाई गई हैं। दोनों अनारक्षित ट्रेनें हैं। इसके अलावा कई ट्रेनों में एक एक्स्ट्रा कोच भी लगाया गया है। स्टेशनों पे व्यवस्था की गई है भीड़भाड़ को नियंत्रित करने की। RPF और सुरक्षा के भी चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। पूरी ये रेलवे की कोशिश है कि कहीं भी यात्रियों को असुविधा ना हो। हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं सभी जगह। खान पान के जो स्टॉल हैं उन पे इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्ता बढ़ती जाए और पानी पीने का, साफ़ सफाई का, हर चीज़ का ख्याल रखा जाए त्योहारों के दौरान। अपराधियों के विरुद्ध पुलिस का खौफ कायम रखने के लिए लाटगंज पुलिस के द्वारा आरोपी का सरेराह जुलूस निकालते हुए कान पकड़कर उठक बैठक लगवाकर दोबारा अपराध न करने की कसम खिलाई गई। जहां आपको बता दें कि कल देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि कुछ युवक शताब्दीपुरम कॉलोनी में दहशत फैलाने को लेकर आतंक मचा रहे हैं और आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, जिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए अमन चौरसिया और 2 किशोरों को मौके से
उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आज लाडगंज पुलिस के द्वारा अपराधियों को आम जनता में खौफ खत्म करने के लिए थाने से बीच सड़क में आरोपी अमन चौरसिया का कान पकड़वा कर उसका जुलूस निकाला गया। गुंडागर्दी करोगे? उसको बचा लेंगे। शराबखोरी जोर से बोल। गुंडागर्दी करोगे? गुंडागर्दी, शराबखोरी। वही पहुंचना है जहाँ से बनना है। कल कल दिनांक को शाम करीबन 6:30 बजे JDA ब्लॉक में शताब्दीपुरम में सैनाई गार्डन के सामने 2-3 युवक आपस में लड़ झगड़ रहे थे और आतंक मचा रहे थे, जिसमें से ये अमन चौरसिया मौके पर लठ लेके मिला था, जिसको पुलिस स्टाफ द्वारा पकड़ा गया था और प्रार्थी की रिपोर्ट में FIR रजिस्टर्ड की गई है। क्या धारा लगाई गई? धारा 294, 323, 500 से 34 का मामला रजिस्टर्ड किया गया है, जिसमें से 2 बच्चे माइनर हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ये मेजर था, इसी खिलाफ 151 कार्रवाई की गई है। नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका। जबलपुर में अपराध रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन हत्या, लूट और चोरी की वारदात सामने आ रही है। ऐसा लगता है कि अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं है। तिलवारा थाना अंतर्गत सगड़ा के पास एक युवक जा रहा था, तभी उससे 3 लोग आए जो कि चाकू दिखाकर लूटने का प्रयास करने लगे। युवक जैसे अज्ञात बदमाशों की चुंगल से भागा और तिलवारा थाने में जाकर लूट करने वाले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि जैसे ही वो बदमाशों के चुंगल से भागा तो एक बदमाश ने दूसरे को कहा कितने बजे की बात होगी? अभी मतलब 7:30 बजे समथिंग। मैं अकेले घर से पेट्रोल डलाने आ रहा था। कैसर बस्ती मोड़ पर 7 आदमी आए थे, 7 आदमी आए हुए, 5 का निकाल हुआ। केतन आ जाओ ना, बात करते हैं। कौन कहां पे? अरे बस आ जाओ, निक्की तुम भी जाओ। हां सेलू मोबाइल कितने देर में बरगी आओगे? कैसे बोल रहे यार? जिस पे आप निकालो आ जाओ। हमने अपराध कर दिया, मैंने बोला मंडल मंत्री कर दो ना नोट। भाजपा युवा मोर्चा। क्या मामला, क्या घटना? मैं 7:30 बजे घर से निकला पेट्रोल लगाने के लिए। सगड़ा पेट्रोल पंप में पेट्रोल लगाने आ रहा था, तो रास्ते में मेरा फ़ोन आया। मैं रास्ते में रुक के फ़ोन पे बात करने लगा। पीछे 3 लड़के एक्टिवा में गाड़ी से आए, चाकू निकाल के मेरे साथ लूट करने लगे। तो मैं जैसे तैसे करके वहाँ से अपना गाड़ी छोड़ के मैं वहाँ से भागा और उसके बाद मुझे पता चला वहाँ से वो केतन था जी। तो मैंने केतन सर्च किया फेसबुक में, मैंने देखा कि हाँ यही लड़का था। उसका चेहरा मुझे याद था जिसने मुझे रोका था जी। तो मैं उसको देखा, पहचाना कि ये केतन है। वो पहले से अपराधी है और अंतर्गत अभी थाने गढ़ा थाना अंतर्गत, संजीव नगर थाना अंतर्गत कई मामले हैं उसके ऊपर। वो अपराधी है जी। तो अभी फिर इसके बाद कहाँ आप ये आए हैं? मैं तिलवारा थाने आया हूँ, मैं FIR कराने अपनी। हाँ, तो मेरी FIR भी हुई है जी। मैं चाहता हूँ, प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि
सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हाँ। और उस अपराधी को कोई पुराना विवाद या कुछ ऐसा कुछ? मैं जानता नहीं था पहले उसको कभी। हाँ। मैं पहली बार उसको देखा हूँ, पर मैंने फेसबुक में उसको सर्च किया। फेसबुक में सर्च करने के दौरान मुझे पता चला कि ये केतन है, ये गढ़ा थाना अंतर्गत इसके कई सारे मामले हैं पहले से। नाम कैसे पता चला आपको? नाम जो लड़का एक उसके साथ जो रह गया था वो उसको रोक रहा था, केतन रुक करके। तो फिर मैंने उसको देखा, फेसबुक में सर्च करा केतन करके, केतन रजक। हाँ। तो मैं उसको देखा कि यही वही लड़का है, इसके कारण मैं उसकी FIR करा रहा हूँ। क्या बोली पुलिस ने अभी? पुलिस ने आश्वासन दिए कि हम अपना कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक, चलो। नाम अपना? संदीप राय। जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र पचकुइया इलाके में रहने वाले तौफीक के साथ जब अपनी पत्नी को लेकर घर आ रहा था, तभी राजू होटल के पास मोनू और कदीर और उनकी 10-12 साथियों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया और उसकी बीवी की बेरहमी से मार पीट कर उसे चाकू और तलवार भी चलाए गए, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया। उसका आरोप है कि वह सभी उसके दोस्त हैं और आपस में मजाक में बहस हो गई, जिस पर नाराज होकर किसी बात पर उन लोगों ने मिलकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। पूरे मामले की रिपोर्ट हनुमानताल थाना क्षेत्र में दर्ज कराई गई है। क्या हुआ था आपके पति के साथ, किस बात को लेके विवाद हुआ था? वो दोस्त यारों में थोड़ा कुछ विवाद था, मतलब ऐसे ही हंसी मजाक में था ये सब। और फिर उसके बाद सब मतलब ख़त्म हो चुका था। तो फिर उसके बाद हम लोग दोनों मतलब आ रहे थे अपने घर की साइड, तो इन लोग मतलब ना पूरे मतलब हमारे शौहर के ऊपर मतलब मारने लगे थे और मतलब छुरी चाकू तलवार ये सब निकाल के मारने उनको लगे थे। और बीच बचाव हम करते थे तो हमें भी मतलब हाथापाई हमारे ऊपर भी मतलब लड़के लोग करने लगे थे। ये जो मारा है ये कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, किस बात को लेके विवाद हुआ था? पचकुइया के रहने वाले हैं। किस बात को लेके विवाद हुआ था? पुरानी कोई रंजिश थी क्या? नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। क्या नाम है? बबलू नाम हैगा एक का, और तौफीक। अन्य साथी कितने थे इसमें सब मिला के? इसमें सब मिला के थे मतलब 15 लोग थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सारिका। कौन है जी आपके? ये मेरे हस्बैंड है। कहाँ रहती हो आप? जी मैं पचकुइया का मतलब मेरा ससुराल हैगा। झगड़ा कहाँ पे हुआ है जो उस जगह का नाम? झगड़ा मतलब पचकुइया में हुआ था। आपके साथ? बबलू, तौफीक, समीम, कदीम, मोनू। ये अन्य साथी जितने थे ये कहाँ के थे? सब पचकुइया के थे। क्यों मारे थे, क्या विवाद हुआ था? सिर्फ हम लोग की बहसबाजी दोस्तारी में हुई थी और बस वहाँ से हम आ रहे थे, हम अपनी बीवी को लेके 8-10 लोग मिलके एक साथ सब मार दिए। कहाँ पे मारे थे इन लोग? पचकुइया राजू होटल के पास। पुरानी कोई रंजिश थी क्या? कोई रंजिश नहीं थी हमारी, कोई विवाद नहीं, थोड़ा सा बहस हुई थी, बस बहस के कारण सब मिलके मेरे को मारे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तौफीक। कहाँ रहती हो तुम? पचकुइया। थाने में कंप्लेन की आपने? जी हाँ की है। कौन सा थाना है? हनुमानताल थाना।
दीपावली पर्व पर पूरे देश के साथ संस्कार धानी में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली पर्व के दूसरे दिन भाई दूज यम नृत्य मनाई जाती है। सूर्य ग्रहण की वजह से इस साल लोगों ने भाई दूज का पर्व दीपावली के तीसरे दिन मनाया। बहनों ने शुभ मुहूर्त पर भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र के लिए कामना की, ईश्वर से प्रार्थना की। पौराणिक कथा और यह मान्यता है कि सूर्य की पुत्री यमुना ने अपने भाई हमको भोजन कराकर उन्हें तिलक लगाया। सब यम ने बहन यमुना को वरदान मांगने को कहा। यमुना ने यम से वरदान मांगा इस दिन को वह भाई दूज बना दे। उन्होंने यम से गंगा की आज के दिन जो भी भाई बहन के घर जाकर भोजन करेगा वह सब भाई दूज का त्यौहार भी मनाएंगे। कहाँ गई खीरपूरी? मिठाई भी खिला दो। एक हाथ तुम्हारा जो साफ है उससे चलो हो गया। मुझे बहनों ने टीका लगाया है और दीपावली के दूसरे दिन ग्रहण पड़ने के कारण भाई दूज तीसरे दिन मनाया गया है और मैंने अपनी बहनों का टीका लगवाकर बहनों से अपना आशीर्वाद लिया है और उनको हमेशा ये वचन दिया है कि मैं उनकी हमेशा रक्षा करूँगा। शिवम कुमार सोनी। दीपावली दूसरे दिन भाई दूज मनाया गया था, पर ग्रहण पड़ने के तीसरे दिन मनाया गया है वो भाई दूज। क्या क्या किया आपने? मैंने भाइयों को टीका लगा के मिठाई खवाया है। आपका नाम? रोशनी सिंह चौहान। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा टीका लगा के। दीपावली के दूसरे दिन ग्रहण के कारण हम लोगों ने भाई दूज मनाई है और टीका लगा के मिठाई उठाई खिला के हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। आपका नाम? अब नहीं सुनी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।